like, subscribe, and notifications button. जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत कर जहां जहां से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाने वाले हैं तो उन सभी सवालों को साथियों हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले जीके होगी, करंट अफेयर होगी, उसके बाद रीजनिंग और उसके बाद मैथ होगी। तो सबसे पहले साथियों हम लोग जीएस के यहां पर पूरे के पूरे 40 सवाल देखेंगे और इन 40 सवालों में से आपका स्कोर जो होना चाहिए वो लगभग 20 का होना चाहिए। तो समझ गए ना साथियों। चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर आपका जवाब 24 अक्टूबर है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस और पेरिस में ही साथियों यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। अगला देखिए, संतोष ट्रॉफी साथियों किस खेल में दी जाती है। फुटबॉल के खेल में, क्रिकेट के खेल में, शतरंज या टेनिस के खेल में। तो अगर आपका जवाब फुटबॉल के खेल में संतोष ट्रॉफी दी जाती है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, कह रहे जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो जय जवान जय किसान का नारा साथियों लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, भारत में खरीफ की फसल का मौसम क्या है। तो खरीफ की फसल की अगर बात करें तो साथियों जुलाई से अक्टूबर तक ये ड्यूरेशन रहता है खरीफ की फसलों का। उसके बाद देखिए, कह रहे जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण जो होता है ना, ये जल द्वारा होता है या साथियों वायु द्वारा होता है या भूमि द्वारा होता है। मैं कहूंगा साथियों जल द्वारा भी होता है, वायु द्वारा भी होता है, भूमि द्वारा भी होता है। यानी कि इन सभी के द्वारा जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है। उसके बाद देखिए, प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में या कोशिका भित्ति में होता है। तो आपका जवाब राइबोसोम होना चाहिए। क्या साथियों, राइबोसोम आपका जवाब होना चाहिए। उसके बाद देखिए, कह रहे कि खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलते हैं। तो साथियों किस में बदलते हैं, देखिए मैं कहूंगा रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। किस में साथियों, रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। आंसर आपका डी होगा। अगला सवाल देखिए, आपसे पूछा क्या जा रहा है, कह रहे कि मोहनजोदड़ो की अगर बात करें इसका मतलब क्या होता है। हड़प्पा, मेसोपोटामिया, मृतकों का टीला। बिल्कुल सही जवाब साथियों, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था, मुझे बताइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप लोग याद रखेंगे। एनी बेसेंट बिल्कुल सही, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं। लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी नहीं। लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्रपाल नहीं। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। यानी कि आपके सवाल का जवाब जो होगा साथियों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा की गई थी। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है करके गलत कथन को आपको बताना, इसमें से कौन सा गलत कथन है बताइए। चलिए देखिए, विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। कहने कि अगर भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में लाभ के पद पर आसीन हो तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर है ना विधानसभा का सदस्य राज्य सरकार में लाभ के पद पर है तो उसकी सदस्यता को खत्म किया जा सकता है। अगर वो मानसिक रूप से विकृत हो तो तब भी उसकी सदस्यता को खत्म किया जा सकता है लोकसभा विधानसभा के सदस्य की। अगर वो दिवालिया हो जाए तब भी। लेकिन अगर उसकी आयु 30 वर्ष की हो तो ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई शर्त नहीं है कि अगर भाई 30 वर्ष के ऊपर का हो जाए तो विधानसभा के सदस्य की सदस्यता को भंग कर दिया। तो ये गलत है तो यही आपसे पूछा जा रहा था। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है कि नागार्जुन सागर बांध ये किस नदी पर स्थित है। तो ये तो सैकड़ों बार सवाल आपसे पूछा जा चुका है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुए थे ये किस वर्ष हुए थे। 1947 में, 52 में, 1954 में, 1956 में। तो आपका जवाब 1952 होना चाहिए, क्योंकि भारत में पहले आम चुनाव 1952 में ही हुए थे। उसके बाद देखिए, कह रहे कि कौन सी जलराशि जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो ये भी सवाल साथियों कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। पाक जल संधि आप लोग याद रखेंगे। पाक जलराशि ये भारत को और श्रीलंका को अलग करती है। उसके बाद देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से भी जानी जाती है। यानी कि इनमें से किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। मैं कहूंगा काली मिट्टी को साथियों रेगुर मिट्टी कहा जाता है या रेगुर मृदा कहा जाता है ना। चलिए उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, कह रहे कि वो अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, तो उस युद्ध की स्थिति को क्या कहा जाता है। उसको नाम दिया जाता है शीत युद्ध। क्या साथियों, उसको शीत युद्ध कहा जाता है। ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप लोग यहां पर याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो अगर बात करते हैं, देखिए ये तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। पेट्रोल भी परंपरागत ऊर्जा स्रोत है और वायु पवन भी है, यानी कि, लेकिन डीजल जो है साथियों ये आपका गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे कि निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आ जाए तो आपको पाश्चुरीकरण बता देना है साथियों, है ना। कौन सा तरीका, मैं कहूंगा
पाश्चुरीकरण जो है ये दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के परीक्षण में इस्तेमाल किया जाता है। कह रहे कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। फटाफट आप लोग बता दीजिए। तो क्या 12 होती है? अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? उत्तर प्रदेश नहीं साथियों, राजस्थान था। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था जो सबसे पहले लागू की गई थी वो राजस्थान में की गई थी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए जाना जाता है? तो अगर बात करते साथियों जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है ना, ये झूम कृषि के लिए ही जाना जाता है। यहां पर झूम कृषि की जाती है ज्यादातर। एक शहर मुझे बताइए, यानी कि वो शहर मुझे बताइए जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। तो भारत की सिलिकॉन वैली की अगर बात करें तो बेंगलुरु को कहा जाता है भारत की सिलिकॉन वैली। और ये सवाल आपके एग्जाम में साथियों कई बार पूछा जा चुका है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कह रहे कि चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में जो द्रव पाया जाता है ना साथियों, वो कौन सा होता है? बस इतनी सी बात आपसे यहां पर पूछी जा रही, मुझे बताइए। चलिए, तो अगर आपका जवाब साथियों फॉर्मिक अम्ल है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, इतनी सी बात आपको याद रखना है। सिक्किम एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो किसके माध्यम से साथियों? नाथुला दर्रा। ये भी सवाल कई बार आपसे पूछा जा चुका है कि सिक्किम और चीन ये किसके माध्यम से? तो मैं कहूंगा नाथुला दर्रा के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किस माध्यम में ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है, यानी कि अधिकतम होता है साथियों? यहां पर आप लोग मुझे बताइए। उसके बाद देखिए कह रहे कि मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है, मुझे बताइए। चलिए, तो महाधमनी एवं बाह्यनिलय में मैं कहूंगा बिल्कुल पहला पड़ा और पहला ही हमारा आंसर हो गया। मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है महाधमनी में और बाह्यनिलय में। उसके बाद देखिए स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करता है। तो साथियों एक तरीके से सेल्स टैक्स से, इनकम टैक्स से, गृह कर से। तो इस सवाल का जवाब आपका गृह कर हो जाएगा साथियों, होम टैक्स। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है? तो प्लास्टिक बहुलक देखिए पॉलिथीन भी है ना, मैं कहूंगा साथियों पॉलिथीन भी है, उसके अलावा पॉलिस्टाइरिन भी है, वेकेलाइट भी है। लेकिन ये क्या अजीब गरीब सा नाम आ गया साथियों, तो यही नहीं है। उसके बाद देखिए अरावली पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। मध्य प्रदेश में तो नहीं है, लेकिन हाँ राजस्थान में स्थित है। क्या आप लोग याद रखेंगे? अरावली पहाड़ियां जो स्थित है ना साथियों, ये राजस्थान में स्थित है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर कह रहे कि चिपको आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था ये कहां से हुआ था? तो ये उत्तराखंड से साथियों इसका प्रारंभ हुआ था, चिपको आंदोलन का। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न एक रोग है? तो किसकी बात चल रही है? देखिए जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा तो साथियों हैजा रोग हो जाता है। कौन सा रोग? हैजा जो होता है ना, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण ही होता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि बैंक नोट प्रेस ये कहां पर स्थित है? तो ये साथियों देवास में स्थित है। ये भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो साथियों किसके साथ जाएगा? वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? तो इस पुस्तक का नाम है दशम ग्रंथ। क्या साथियों? दशम ग्रंथ इस पुस्तक का नाम है और उसमें गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किया गया है। अगला सवाल है कह रहे कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? फटाफट आप लोग साथियों मुझे यहां पर बता देंगे। चलिए, तो अगर आपका जवाब साथियों टॉमस जेफरसन है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो टॉमस जेफरसन। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? मुझे बताइए। तो इसको साथियों लैरिक्स नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लैरिक्स नाम से जाना जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए 14वीं शताब्दी में मोरक्को की किस यात्री व इतिहासकार का न्याय व्यवस्थापक रूप में दिल्ली दरबार के मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्वागत हुआ था? तो किसकी बात चल रही है? इब्न बतूता की बात चल रही है। अरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता ही तो आया था। तो राइट आंसर अगर आपका भी ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे हैं कि आपसे, कह रहे हैं कि प्रथम मनुष्य निर्मित उपग्रह कौन सा है? फटाफट आप लोग यहां पर मुझे बता दीजिए। चलिए भाई, तो आप लोग याद रखेंगे स्पुतनिक 1 जो है, स्पुतनिक प्रथम जो है, ये प्रथम मनुष्य निर्मित उपग्रह। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल कह रहे कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मुझे बता दीजिए। तो अगर आपका जवाब कंचनजंगा है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित के लिए
हित संरक्षण के लिए इनमें से किसका गठन किया गया था? तो किसका किया गया था साथियों? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का किया गया था? नहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो ये मंदिर की अगर बात करें साथियों, ये केरल में स्थित है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, सी नहीं बल्कि बी के साथ। अगला देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है। तो किसकी बात चल रही है? आयोडीन की बात चल रही है। इस अधातु तत्व में साथियों धात्विक चमक होती है आयोडीन में। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आपसे कहा क्या जा रहा है साथियों, कहने के अधात्विक खनिज का उदाहरण मुझे बताइए इसमें से कौन सा है? तो मैग्नीज आपका जवाब हो जाएगा। क्या मैग्नीज एक अधात्विक खनिज ही तो होता है। सूर्य के द्वारा विकिरण ऊर्जा का कारण क्या है? तो सूर्य के द्वारा विकिरण ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन जिनका आंसर है तो बिल्कुल सही होगा। उसके बाद देखिए, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग होते हैं। तो वो अंग साथियों कौन कौन से होते हैं? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, या राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार, या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, या जज, वकील, कोर्ट? तो आपका जवाब होगा साथियों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल, जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहा जाता है? तो इसको साथियों ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। क्या ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो दी गई थी वो किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो मैं कह सकता हूं साथियों बारदोली आंदोलन के दौरान ही, क्योंकि एक तरीके से इन्होंने नेतृत्व कहीं ना कहीं किया था। तो जो लोग थे साथियों, उन लोगों ने सरदार की उपाधि दे दी थी, जब से इनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाने लगा। मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो क्या होता है? तो उसका त्वरण दोगुना हो जाता है? नहीं, उसका संवेग दोगुना हो जाता है। क्या साथियों? उसका संवेग दोगुना हो जाता है जब मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति को दोगुना किया जाता है। उसके बाद देखिए करके, कहां हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया है? तो क्या आपका राइट आंसर होगा लंदन, आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि लंदन में हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया है। अगला देखिए, करंट अफेयर के सवाल ये चल रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राज्यपाल पर पुस्तक का विमोचन किया है? तो मैं कह सकता हूं किस राज्य की बात चल रही है साथियों, यहां पर उत्तर प्रदेश की बात चल रही है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, यानी कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पर पुस्तक का विमोचन किया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किसे मुंबई पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो यहां पर आपका जवाब क्या हो सकता है मुझे बताइए। तो देवेंद्र भारती आपका जवाब है, क्योंकि इनको ही मुंबई पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगला देखिए कह रहे कि ब्लूमबर्ग द्वारा 2025 तक एशिया के टॉप 10 सबसे धनी लोगों में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो इनकी अगर बात करें, क्या आपका जवाब साथियों हो सकता है? एक बार मुझे बताइए। अगर आपका जवाब अंबानी है तो अंबानी आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए साथियों, यहां से आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि नीचे दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी है या निहित है। तो और घूर्ण को है ना घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी कि अगर बात करें साथियों, ये जो आकृति आपको यहाँ पर दिख रही, आपको बताने कि ये सेम टू सेम आकृति के यहाँ पर आपको दिख रही है। मैं कहूंगा यहाँ पर तो नहीं दिख रही है ना, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसे कोण आया है, ये देखिए 45 डिग्री का, लेकिन यहाँ पर 45 डिग्री का कोण नहीं बना है। यहाँ पर भी साथियों अगर बात करें नहीं बना है, और यहाँ पर भी नहीं बना है, लेकिन यहाँ पर बात करें यहाँ पर बना। देखिए एक ये लाइन आई है और एक ये लाइन है। तो कुल मिला के ये आपका जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पूरी आकृति जो है ना वो यहाँ पर सन्निहित है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहने के एक निश्चित कोड भाषा में टुवर्ड्स को 962147 लिखा जाता है, वांटेड को 213957 लिखा जाता है। तो वारंट को क्या लिखा जाएगा, ये बात आपको यहां पर बताना है। देखिए ऐसा कभी भी अगर आपके सामने 2 वर्ड्स हो और कुछ नंबर्स हो, फिर से एक वर्ड हो और कुछ नंबर हो, तो इसका मतलब ये होता है, हो सकता हो ये हो कि भाई 9 का कोड यानी कि सॉरी टी का कोड 9 हो, ओ का कोड 6 हो, डब्ल्यू का कोड 2 हो, ये भी हो सकता है ना। चलिए अच्छा, यहाँ पर एक चीज और भी देखिए, डब्ल्यू यहाँ पर डब्ल्यू का कोड 2 है और यहाँ पर भी डब्ल्यू है और डब्ल्यू का कोड 2 है, यानी कि डब्ल्यू का कोड 2 ही आ जाएगा। और ऑप्शन में भी स्टार्टिंग 2 से ही है ना। तो अब ए डबल आर देख लीजिए, ये ए हो गया, ए का कोड 1 हो गया, और डबल आर की अगर बात करें ये डबल आर है,
है ना। डबल आर की बात करें, ये आर का कोड 4 है तो यहाँ पर सातों 4 4 आ जाएगा। अब ANT देखिए, ए का कोड यहाँ पर 1 है और NT की अगर बात करें तो NT की बात करें, N आपका ये हो गया, T आपका ये हो गया, यानी कि 3 9 यहाँ पर हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर बात करें ये कोड कहाँ पर लिखा हुआ है, 2144 ये ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है और यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि चींटी का संबंध बाबी से है, बत्तख का संबंध तालाब से, तो घोड़े का संबंध किससे होगा। देखिए जैसे चींटी जो है ना ये बाबी में रहती है, जहां रहती है चींटी उसको बाबी कहा जाता है। बत्तख तालाब में रहती है, तो घोड़ा कहां पर रहेगा साथियों, मान में रहेगा, नहीं अस्तबल में रहेगा, इसलिए आपका जवाब जो होगा वो अस्तबल हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि NRT के बाद MQS है, फिर LPR है, फिर KOQ है, तो उसके बाद आपको बताना है 3 लेटर यहाँ पर कौन से आएंगे। देखिए अगर बात करें N से पहले M, M से पहले L, L से पहले K से पहले साथियों J आता है और J यहाँ पर है, यहाँ पर है। उसी प्रकार अगर बात करें देखिए R से पहले Q, Q से पहले P, P से पहले O और O से पहले सातों N आता है, तो JN कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सातों ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए सही जवाब आपके। देखिए कह रहे कि 5 सहकर्मी है, जेई, एरॉन, बेन, कलोई और डेनियल। ये एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे, तो एक वृत्ताकार मेज हमने बना ली और 1 2 3 4 और 1 5, यानी कि 5 लोगों के बैठने की जगह भी हम लोगों ने यहाँ पर बना ली। कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद देखिए कह रहे कि जेई जो है ना ये एरोन के ठीक बाईं ओर बैठी है, कलोई जेई के बगल में बैठी है, डेनियल एरोन के ठीक दाईं ओर बैठा है, जेई के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि जेई एरोन के ठीक बाईं ओर बैठी है, तो एरोन को हम कहीं पर भी बैठा सकते हैं। मान लीजिए एरोन को साथों हम यहाँ पर बैठा देते हैं। एरोन की अगर बात करें, देखिए सबका मुंह केंद्र की तरफ है, तो एरोन का बायां किधर हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि जेई जो होगी वो इधर बैठेगी। कह रहे हैं ना कि एरोन के ठीक बाईं ओर, एरोन के ठीक बाईं ओर जेई बैठी है। कह रहे कि जो जेई के बगल में बैठी है वो कलोई है, यानी कि जेई के बगल में कलोई बैठी, यानी कि कलोई जो है ना वो साथों यहाँ पर बैठेंगी, कलोई आपकी यहाँ पर बैठ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं डेनियल एरोन के ठीक दाईं ओर बैठा है, एरोन का दायां इधर होगा, यानी कि डेनियल जो है वो यहाँ पर बैठेगा, डेनियल आपका यहाँ पर बैठेगा। और जेई के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, जेई के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो जेई के ठीक बाईं ओर तो कलोई बैठी है, तो कलोई आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और बचा कौन इसमें से, बेन बचा है, तो बेन साथों यहाँ पर बैठ जाएंगी। चलिए तो उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक नंबर सीरीज वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले साथों 2600, एक सेकेंड, सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें साथों आपके सामने क्या है, 2673 है, उसके बाद साथों 891 आ गया, उसके बाद 297 आ गया, उसके बाद 99 आ गया, और उसके बाद आपको बताने कौन सा नंबर आएगा, और उसके बाद साथियों 11 ही आना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं तो आपको मालूम पड़ सकता है साथियों यहाँ पर क्या है। देखिए अगर हम साथियों यहाँ पर अगर बात करें, अगर हम यहाँ बात करें 2673 से 891 पर जाए, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये इसका 1/3 है, कहीं ना कहीं 1/3 लग रहा है मुझे, है ना। चलिए तो एक बार ट्राई भी हम लोग कर लेते हैं। अगर हम 3 से इसकी भाग करें तो कितना आता है, अगर 891 आता है तो लॉजिक हमारा सही लग जाएगा। 3 7 21, 3 8 आपका 24 हो जाएगा, कितना 2 बचेगा 27, 3 नीम 27 और 3 1 3, देखिए वही आ गया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 891 1/3 है ना साथियों, मतलब अगर इसकी 3 से भाग करोगे तो ये 297 आ जाएगा, यानी कि इसकी भाग हमने 3 से की, इसकी भी भाग अगर हम 3 से करें, देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 आ गया, 2 जाएगा 29 हो जाएगा, 3 नीम 27, नीम आ गया, 2 यहाँ पर चला गया, 3 7 21, यानी कि इसकी भी 3 से भाग करना पड़ेगी। 3 नीम 27, 2 गया 27 हो गया, 3 नीम 27 बिल्कुल सही, इसकी भी 3 से भाग करना पड़ेगी, 3 तिया 9, 3 तिया 9, और जब 33 की 3 से भाग करेंगे तब भी तो 11 आ जाएगा, यानी कि 33 ही यहाँ पर आना चाहिए। और 33 कहाँ पर लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर ए के साथ है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया होगी। चलिए तो अब कथन और निष्कर्ष वाला सातों सवाल आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ आर कुछ एच जो है ना आर है, तो मान लीजिए सातों ये क्या हो गए, ये एच हो गए, तो कुछ एच क्या लिखा हो, कुछ एच मान लेते, इतने एच जो है ना वो आर हो गए। उसके बाद कह रहे हैं कि कोई पी एच नहीं है, कोई पी जो है ना, कोई पी ये एच नहीं है, और कोई पी एच नहीं है तो कोई एच भी पी नहीं हो सकता, है ना। अब निष्कर्ष को पढ़िए और मुझे बताइए कौन सा सही कौन सा गलत है। कह रहे कि कुछ पी एच हैं, कुछ पी एच है, कैसे भैया कुछ पी एच हो सकते हैं, जब यहाँ पर कहा जा रहा है साफ साफ कि कोई पी एच नहीं है तो कुछ एच भी पी नहीं हो सकते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कह रहे कि कुछ आर पी नहीं है, कुछ आर
P नहीं है, मैं कहूंगा बिल्कुल। देखिए ये इतने R जो है ना ये H के अंतर्गत आ रहे हैं, तो इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कुछ R यानी कि इतने R ये P नहीं हो सकते, बाकी इनका नहीं पता, ये P हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो कुल मिला के ये सही हो जाएगा, यानी कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नंबर सीरीज के आपके सवाल बहुत सारे पूछे जाएंगे, 2 से 3, ये समझ लीजिए 7 सवाल आपके पूछे जाएंगे। तो नंबर सीरीज का सवाल है, कह रहे 0 है, 1 है, उसके बाद 5 आ गया, उसके बाद 14 आ गया, उसके बाद 30 आ गया। तो आपको बताना है कि अगला नंबर यहां पर क्या आ पाएगा। देखिए अगर हम यहां से बढ़ाएं, जैसे कि यहां पर हमारा कितना बढ़ रहा है साथियों? 4 बढ़ रहा है, 5 से 14 जो हुआ वो 9 बढ़ रहा है। अब यहां पर कितना बढ़ रहा है? देखिए जरा, यहां पर 16 बढ़ रहा है, और यहां पर अगर बात करें तो 1 बढ़ रहा है। तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो यहां पर 5 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि यहां पर 25 आ जाएगा। तो 30 में जब 25 बढ़ाओगे तो 55 आता है। क्या 55 कहीं ऑप्शन में है? मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले में ही है, इसलिए जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल सही था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहने के दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो साथियों आपको एक तरीके से यहाँ पर बताना है कैसे यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए सबसे LE की अगर बात करें तो LE इसमें है, LE इसमें है, LE इसमें है, LE इसमें है, LE इसमें है। अब देखिए T से पहले S आता है, ठीक है, ये T भी बाद में आएगा, S पहले आएगा, तो मैं कहूंगा ये वाला नंबर सबसे पहले आ जाएगा, 5 नंबर सबसे पहले आ जाएगा। अब 5 नंबर सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में है और साथियों सी में है, चलिए कोई बात नहीं। अब उसके बाद देखिए कि अब क्या आएगा साथियों, सबसे पहले देखिए ये है LET, है ना, क्योंकि इसके बाद कोई लेटर नहीं है तो उसके बाद ये आ जाएगा, यानी कि 1 नंबर आ जाएगा। उसके बाद देखिए TH पहले आता, मुझे इतना बता दीजिए TH पहले आता है या TT? TT तो है ये, H पहले आता है या T? तो मैं कहूंगा H पहले आता है ना, तो इससे 3 से पहले जो होगा वो 2 आ जाएगा। लेकिन अगर बात करें TH यहां पर भी है, TH यहां पर भी है, THA यहां पर भी है, THA यहां पर भी है। अब बताइए R पहले आता है या L? तो आप कहोगे L पहले आता है, R बाद में आता है, तो ये 4 नंबर पहले आ जाएगा, उसके बाद सातों फिर ये 2 आएगा, और फिर बचा खुचा कौन सा? तो यहाँ पर ये 3 वाला बचा, तो ये 3 सबसे अंत में आ जाएगा, यानी कि 514 23 कहां पर लिखा हुआ है? 514 23 आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो इस सवाल का जवाब आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर आपके सामने अब मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए तो यहाँ पर सवाल कह रहे हैं कि ए और बी दोनों 5,000 रुपए प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियां बेचते हैं, यानी कि ए भी अपनी घड़ी 5,000 रुपए की बेचता है और बी भी अपनी घड़ी 5,000 रुपए की बेचता है। ए जो बेचता है ये 25% के लाभ के साथ बेचता है, यानी कि ये जो अपनी घड़ी बेचेगा ये 110% पर बेचेगा, जो कि 5,000 रुपए है। 5,000 रुपए में जब इसने घड़ी बेची ना, तो सॉरी 25% लाभ है ना, तो 25% यानी कि 125% पर ये बेचेगा, तो 125% पर साथों ये बेचेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि जबकि बी इसको 10% की हानि पर बेचता है, यानी कि अगर बी की बात करते हैं तो 10% की हानि पर, यानी कि ये 90% पर बेचता है। कितने की बेचता है? 5,000 रुपए की ये भी बेचता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने कि ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात क्या है? क्रय मूल्य क्या होता है साथियों? 100% की वैल्यू, यानी कि अगर 125% की वैल्यू 5,000 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी? बस इतनी सी बात आपको बताना है। देखिए 5,000 के नीचे अगर आप ये 125 रख दोगे तो ये 1% की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको 100% की वैल्यू बनाने के लिए इसकी गुणा हम 100 से कर देंगे, है ना, तो इसको साथों कैलकुलेट आप लोग करिए, 25 पंजे और 25 चौक, ठीक है ना, 5 एकम ये 1,000 आ जाएगा। तो कुल मिला के साथियों 4,000 आपका यहाँ पर जो आ जाएगा वो क्रय मूल्य आ जाएगा। किसका? ए का क्रय मूल्य आ जाएगा। अब ए का क्रय मूल्य 4,000 आ चुका है, अब इसको भी देख लेते हैं, यानी कि 90% की वैल्यू 5,000 है तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, ये साथों निकल आएगी आपकी 1% की वैल्यू, है ना, 1% की वैल्यू। 100% की वैल्यू निकालना है तो ये साथों आपकी 100% की वैल्यू निकल आई। तो अब साथियों ए की वैल्यू निकल कर आई है 4,000, बी की वैल्यू निकल कर आई है साथियों कितना? 5,000 गुणा 100/90। तो इसका अनुपात आपको निकालना है, तो इसका अनुपात साथियों हम लोग निकाल देते हैं, 4,000 अनुपात लगा लिया और साथियों ये आपका 5,000 हो जाएगा, गुणा आपका ये 100 हो जाएगा और बटे क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब देखिए ये अनुपात जो होता है बराबर का काम करता है ना, 3 0 इधर के और 3 0 इधर के ये कट जाएंगे, 90 की गुणा 4 से हो जाएगी, क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा, और इधर कितना बचेगा? 5 की गुणा 100 से ये 500 आपका हो जाएगा। इसको कट करोगे साथियों 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट करोगे 25 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा, यानी कि ए और बी का अनुपात जो आएगा वो 18:25 आएगा। और 18:25 कहां पर लिखा हुआ है? ये ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर जो लोग भी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए साथियों
उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे क्या पूछा जा रहा है देखिए और बताइए सही जवाब क्या हो। कह रहे कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपए है, यानी कि एक कुर्सी पर कितने रुपए लिखे हैं, 2000 रुपए लिखे हुए हैं, और 20% और x% की दो क्रमिक छूट देने के बाद ये कुर्सी 1400 रुपए में दे दी जाती है। तो x का मान कितना है, यानी कि जो दूसरी छूट दी गई। देखिए यहां पर दो छूटें दी जाती है। अगर एक पहली छूट 20% की दी जाती है तो इसको 80% में बेचा जाता है। मैंने 80 क्यों लिखा है, जो यहां पर छूट होगी ना उसको हम ऐसे लिखेंगे 100 माइनस 20, है ना। अब दूसरी छूट जो दी जाती है, देखिए 100 माइनस 20 80 तो आएगा। दूसरी छूट दी जा रही है x% की, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे 100 माइनस एक्स। क्यों, बिल्कुल सही बात है। तो इसको भी साथों हम ऐसे लिख देंगे, है ना, 100 माइनस एक्स से और बटे 100 आ जाएगा। तो जब 2000 पर ये दो छूटें दी जाती हैं तो वो बिकती है 1400 रुपए की, तो बराबर आपका 1400 रुपए आ जाएगा। यानी कि आपको इन सब को कैलकुलेट करना और फिर एक्स का मान आपको निकालना है, वही आपका आंसर जो है ना वो साथियों हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। चलिए अब अगर बात करें, देखिए जो जो कट रहा है उसको कट करिए। 20 चौक और 20 पंजे कट गया पूरा। 5 से कट करेंगे साथियों, 5 चौक 00 आ गया, आ गया। इन दो जीरो से आपकी ये दो जीरो कैंसिल हो गया। 4 चौक 16, है ना, 16। और इधर क्या क्या है साथियों, इधर आपका एक तरीके से बात करें या एक काम करिए, 16 की 100 से गुणा करेंगे तो 1600 आ जाएगा, है ना। और इधर क्या आ जाएगा साथियों, 16 एक्स आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। और इधर क्या आ गया साथियों, 1400 आ गया। अब देखिए यहां पर अगर बात करें, ये 16 एक्स है, उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, है ना। और ये 1600 जो लिखा हुआ था ना, ये 1400 उधर है तो इधर है साथियों, ये माइनस का आ जाएगा, माइनस का देखिए आ गया। तो अब क्या बचा आपके सामने, 16x बराबर 200 बचा। 16x बराबर साथियों कितना बचा, 200 बचा। अगले स्टेप में x बराबर 200 बटे 1600 यहां पर आ गया। इसको साथियों अब आप क्या कर सकते हो, इसको आप अब कट कर लो साथियों, 2 से कट करें। देखिए तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक तरीके से 8 आ जाएगा और 100 आ जाएगा। इसको अगर कट करें, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो गया, है ना। 4 बचेगा, पॉइंट लगा दिया मैंने, 0 बढ़ गया, 8 पंजे 40, यानी कि 12.5% आ जाएगी एक्स की वैल्यू। यानी कि अगर एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपए है, पहली छूट 20% की दी जाएगी और दूसरी छूट दी जाएगी साथियों कितने, 12.5% की, तो वो वस्तु 1400 रुपए में बेची जा सकती है। तो कुल मिला के आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए सवाल को और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है, बताइए। देखिए कहने कि एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु 26, 21, 25, 21, 29, 24, 28, 22 वर्ष है। तो उनकी औसत आयु आपसे पूछी जा रही है। औसत आयु यानी कि एवरेज आपसे पूछा जा रहा है। तो जितने लोग हैं, 7 के 7 लोग हैं, सातों की आयु आप जोड़ दो और जितने लोग हैं साथियों उससे भाग करा दो। 29, 24 और 28 और साथियों 22, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पुरुष हैं। तो इसकी भाग करा दो साथियों 7 से, आपका आंसर आ जाएगा, आपको औसत आयु मालूम पड़ जाएगी। तो जरा इसको जोड़ो, 8 और 2 10, 10 4 14, 14 आपका 9 24 और 23 हो जाएगा, 23 और 24, 24 और 29, 29 और आपका 35, 35 का लगेगा 5, हासिल लग गया 3, 3 और 2 5, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो यहाँ पर 17 आ जाएगा और 7 से इसको भाग दे देना है। 7 दूना 14 हो जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 35 हो गया, 7 पंजे 35 हो जाएगा। यानी कि जो औसत निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, वो साथियों 25 निकल कर आएगा। 25 वर्ष इन सभी का औसत हो जाएगा। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को, 2 सवाल और बाकी है, एक ये एक इसके अगला वाला। कह रहे कि 7 + 33 गुणा 44 ये भाग है, 44 भाग 2 और गुणा 5 गुणा 5। देखिए इसको अगर करोगे तो साथियों ये तो पूरा का पूरा 40 आ जाएगा, इसको करोगे तो ये 22 आ जाएगा, है ना। और फिर ये आपका कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसको आपको कैलकुलेट करना है ना। चलिए तो 25 चौक कितना हो जाएगा, 100 और एक 0 लग जाएगा, 100 और एक 0 लगा दिया। अब इसकी गुणा 22 से कर लीजिए, 22 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर साथियों 22,000 आपका आ जाएगा। 22,000 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो जिनका आंसर डी है तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल और आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चलिए आपसे क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष के प्रथम 3 महीने के लिए 1100 रुपए है, ठीक है।
यानी कि वो शुरू के 3 महीने में मान लेते हैं जनवरी फरवरी मार्च, इन 3 महीने में वो 1100 रुपए खर्च करती है। अगले 5 महीने में यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, इन 5 महीनों में साथियों वो 1000 रुपए खर्च करती है। और जो अंतिम 4 महीने बचे हैं ना, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन 4 महीनों में वो 1200 रुपए खर्च करती है। यदि कुल वार्षिक बचत है ना वो 1300 रुपए थी, कितनी थी साथियों, अगर वो यहाँ पर बात करें साथियों 1300 रुपए थी, तो सपना की औसत मासिक आय आपसे यहाँ पर पूछी जा रही। अच्छा, यहाँ पर देखिए हमें खर्च भी पता चल जाएगा और यहाँ पर साथियों क्या बचत भी है, क्योंकि साथियों आप सभी को पता है कि आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है खर्च और प्लस बचत, है ना, खर्च प्लस बचत। बचत यहां पर आपको दे रखी है तो वो यहां पर लिख देना। खर्च अभी मैं आपको बता रहा हूं, खर्च और व्यय एक ही बात होती है। खर्च मैं आपको अभी बता रहा हूं कैसे आप खर्च निकाल सकते। देखिए 3 महीने के लिए 1100 रुपए है, 3 महीने के लिए 1100 रुपए है, यानी कि 1100 रुपए पर महीना, है ना, 1100 रुपए पर महीना। तो ये साथियों शुरू के 3 महीने में कितना हो जाएगा, मैं कहूंगा 3300 रुपए हो जाएगा। अगले 5 महीने के लिए 1000, तो ये 5000 हो जाना चाहिए। तो साथियों 5 गुणा यहाँ पर 100 लिख लेंगे आपको समझाने के लिए। और अंतिम 4 महीनों के लिए 1200 रुपए थी, तो 12 चौक 48, यानी कि 4 गुणा 1200 यहाँ पर आ जाएगी, है ना। इसको जरा करिए तो ये आपकी 3300 आ गई, ये आपकी 5000 रुपए आ गई, और एक सेकेंड, और ये आपकी कितनी आ गई, 4800 आ गई, 4800 यहाँ पर आ गई। अब इसको जरा कैलकुलेट कर लो, आपको खर्च पता चल जाएगा कि आखिर हाँ भैया इतना खर्च हुआ है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो इसको प्लस करिए साथियों, है ना, 00000000 यहाँ पर आ जाएगा। 8 और 3 कितना आ जाएगा, 11 आ गया, और ये 5 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, ये 13 हो गया। यानी कि आपका जो खर्च निकल कर आया है वो कितना निकल कर आया है, वो 13,100 रुपए निकल कर आया है। अच्छा, बचत यहाँ पर भी है, बचत कितनी है, बचत है साथियों 1300 रुपए, बचत कितनी है 1300 रुपए। तो खर्च पता चल गया, बचत पता चल गई, आय तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, मासिक आय आपकी पूछी जा रही है, ये 12 महीने की आय निकल कर आएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए 00 है तो 00 यहाँ पर आ जाएगा, और 3 और 1 4 हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा, और ये 1 आ गया। यानी कि 14,400 जो निकल कर आई है वो 12 महीने की सैलरी निकल कर आई है, 12 महीने की आय निकल कर आई। लेकिन यहां पर पूछी जा रही कि महीने की आय कितनी होगी। तो अगर साल में कोई 14,400 रुपए कमाता है, तो अगर मैं आपसे पूछूं एक महीने में कितने कमाते हो, तो उसको 12 से ही तो भाग देना है। अरे भाई ये 12 महीने की सैलरी है, एक महीने की सैलरी निकालने के लिए 12 से भाग दे दीजिए। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 00 आ गया, यानी कि एक महीने की सैलरी उसकी 1200 रुपए हुई। और यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया।